नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सीएम शिवराज ने कलेक्टर को फटकार लगाई है। बुरहानपुर कलेक्टर को फटकार लगाई सीएम शिवराज ने। कार्यक्रम में सीएम के संबोधन के समय कलेक्टर के बात करने पर सीएम नाराज हो गए और कहा कि जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें बात करने का कोई अधिकार नहीं है। हर किसी की गतिविधि पर मेरी नजर रहती है। सीएम ने यह बात कही। इधर मुंडी नहीं हिलाए, सामने देखे सीधे। फिर भी जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें बात करने का कोई अधिकार नहीं है। हर एक की गतिविधि पे मेरी नजर रहती है। कलेक्टर बुरहानपुर भी इधर उधर मुंडी नहीं हिलाए, सामने देखे सीधे। फिर भी जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें बात करने का कोई अधिकार नहीं है। हर एक की गतिविधि पे मेरी नजर रहती है। कलेक्टर बुरहानपुर भी इधर उधर मुंडी नहीं हिलाए, सामने देखे सीधे। फिर भी अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता शरद श्रीवास्तव जुड़ गए हैं फोन पर। शरद, कई समय से हम देख रहे हैं सीएम शिवराज के तेवर काफी सख्त नजर आते हैं। कभी वो मंच से ही अधिकारियों को फटकार लगा देते हैं, कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमने देखा। आखिर हुआ क्या उस समय? बिल्कुल ठीक कहा है आपने। कल की ही बात है जब मुख्यमंत्री ने पानी की समस्या से परेशान कुछ लोगों को देखा था, तो उन्होंने अपना काफिला रुकवाकर निगम कमिश्नर को वहीं जनता के बीच से ही फोन लगा दिया था। आज दरअसल जो कार्यक्रम अभी चल रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हितग्राहियों को फायदा पहुंचाने का, उसमें जो कलेक्टर बुरहानपुर हैं वो भी जुड़े हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे। जो वीडियो न्यूज 18 के पास है एक्सक्लूसिवली, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर फटकार लगाते हुए दिख रहे हैं बुरहानपुर कलेक्टर को। हुआ ये था कि जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो बुरहानपुर कलेक्टर इधर उधर बातें करने लगे, जिस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें टोका और उन्होंने कहा कि वो इधर उधर न देखें। जब वो बोल रहे हैं, यानी कि जब मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, तो फिर कलेक्टर को बात करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने इसके बाद ये भी कहा, और एक तरीके से पूरी प्रशासनिक मशीनरी को ये मैसेज भी है मुख्यमंत्री का। उन्होंने कहा कि मेरी नजर सब पर है। इसका मतलब ये है कि जो भी कार्यक्रम में जुड़े हैं या कार्यक्रम के बाहर नहीं जुड़े हैं, प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब पर भी उनकी नजर है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का एक अलग ही अंदाज इन दिनों देखने को मिल रहा है। फिर चाहे अधिकारियों को फटकार लगाने की बात हो या फिर अल सुबह जो अधिकारी हैं उनको बैठक में बुला लेने की बात हो। आपने ठीक बात कही। कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है कि जब आप मीटिंग में बैठे हैं तो आपका फोकस पूरा मीटिंग पर ही होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए। चलिए अब बात करेंगे महंगाई डायन की। तो देश भर में महंगाई का कहर लगातार जारी है। देश की प्रमुख रसोई गैस कंपनी ने एक बार फिर से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। 14 किलो के गैस सिलेंडर की दामों में 3.5 रुपए से ज्यादा का इजाफा किया गया है। जाहिर है महंगाई विकराल रूप ले रही है। मौसम की गर्मी और महंगाई की धूप और तीखा बना रही है। थोक महंगाई के आंकड़े अगर 1.5 दशक से ज्यादा के रिकॉर्ड तोड़ने लगे हैं तो मन में सवाल उठने लाजमी है। सवाल यह कि आखिर कीमतों में लगी इस आग की वजह क्या है और इस महंगाई और उस पर काबू पाने की कोशिशों का असर क्या होगा। बात आज इसी पर। पहले रिपोर्ट देखिए। महंगाई से त्रस्त आम आदमी को एक और झटका लगा है। इस महीने दूसरी बार एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। घरेलू सिलेंडर एक बार फिर महंगा हुआ। कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए। 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 3.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी रायपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1074 रुपए हो गई है। वहीं घरेलू सिलेंडर के साथ साथ 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा हुआ है। इसकी कीमत में 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद रायपुर में इसकी कीमत करीब 2574 रुपये हो गई है। इस बढ़ोतरी के साथ पूरे देश में 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए के पार पहुंच गई है। पिछले एक साल में दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 809 रुपये से 1000 के पार पहुंच गया। बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। टमाटर से लेकर के दाल और आटे तक, और अब सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं।
अभी एलपीजी के जो दाम है 3 रुपये 50 पैसा बढ़े हैं और कमर्शियल जो सिलेंडर है उनके दाम 8 रुपये बढ़ोतरी की गई। हम लोगों से बात करेंगे कि महंगाई का मार उनको कितना खल रहा है या कितना असर पड़ रहा है। भाई सब बताएंगे कितना बढ़ा है फिर और किस तरह की परेशानी हो रही है। 2000 कर दो, सबसे बढ़िया चीजें लटका दो। राहत कुछ मिल रही है? बहुत राहत, इतनी राहत की देख लो ना महंगाई। कोई सुनने वाला है? सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। सब पैसे वालों की दुनिया है ये। आम लोगों के लिए, आम लोगों का मरना है। सिर्फ गैस सिलेंडर ही नहीं बल्कि पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल, आटा, दाल से लेकर कमोवेश किचन का हर सामान महंगा होता जा रहा है। महंगाई जिसने हम सबको परेशान कर रखा है। थोक महंगाई 9 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। वही रिटेल महंगाई 8 साल की ऊंचाई पर है। लगभग हर प्रोडक्ट काफी महंगा हो चुका है। यही नहीं, आरबीआई ने भी रेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही के महीनों के आंकड़ों को देखें तो पिछले 1 साल से थोक महंगाई लगातार बढ़ी है। इस साल फरवरी में थोक महंगाई थोड़ी कम होकर 13.43% पर आई थी। हालांकि इसके बाद रूस यूक्रेन जंग के चलते कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने से चीजों के दाम बढ़ने लगे। इसका परिणाम हुआ कि महंगाई की दर भी तेजी से बढ़ी। महंगाई हमेशा गरीबों को ज्यादा परेशान करती है और भारत के मामले में भी यही सच है। गरीब जनता अपनी लगभग पूरी आमदनी भोजन और जरूरत की दूसरी चीजों पर खर्च कर देती है। उसके पास पैसे बचाने की क्षमता ना के बराबर होती है। जाहिर है जब चीजें महंगी होती हैं तो उनकी पहले से तंग जेब और भी तंग हो जाती है। जब महंगाई में बड़ा योगदान फूड इन्फ्लेशन का होता है तब तो गरीबों के पेट पर उसकी लात पड़ना तय है। महंगाई से हर कोई परेशान है, हर कोई त्रस्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर दूसरे दिन इस तरह से अगर जो आवश्यक वस्तु हैं उनके दाम बढ़ते रहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर लोगों की झुंझलाहट है वो भी सामने आती है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। तो महंगाई का मुद्दा सीधे जनता से जुड़ा हुआ है और इस मुद्दे पर चर्चा होना बेहद ही जरूरी। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं घनश्याम राजू तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और बीजेपी नेता हैं राजीव चक्रवर्ती जी। राजीव जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। राजीव जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही है। वो कहते हैं ना कि उम्मीद रखना चाहिए और दुनिया उम्मीद पर ही टिकी हुई है, लेकिन महंगाई कम होगी ये उम्मीद करना अब आम जनता ने शायद छोड़ दिया है। सर वातावरण ये एक कहावत है ना कि अभी तो सिर्फ जिंदा रहने की कवायद है। जो विश्व में हालात है, जो कोरोना के 2 वर्ष बीते, एक तो उसके पहले जब आप देखेंगे कि आर्थिक सुनामी आई थी उसके पहले पूरे विश्व में, जिसमें फेडरल बैंक और एआईजी जैसे विशाल काय कंपनियां, भीम काय कंपनियां डूब गई, शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गया और प्रोडक्शन, जब कहते हैं ना कि बुरा वक्त रहता है कि करेला ऊपर से नीम का चढ़ा, तो विश्वव्यापी मंदी चली। उसके बाद कोरोना का कहर आया कि पूरे विश्व में जितनी भी निर्माण होनी चाहिए निर्माण इकाइयां बंद, लोगों का आना जाना बंद, और व्यापार, जो पूरे विश्व के व्यापार एक दूसरे से जो चक्र चलता है वो चक्र रुक गया। इसकी वजह से जो आयात होने चाहिए, जो हमको निर्यात करने चाहिए थे, जो हमारे पास पैसे आते, तो ये सारा चक्र रुक गया और आर्थिक जो प्रगति होनी चाहिए थी वो रुक गया। जो मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, जितने अर्थशास्त्र की कड़े कड़े शब्दावली है, या दुनिया जिसे कहती है ना कि विनाश की ओर एक कदम था। अब वेनेजुएला जैसा देश जो पेट्रोल की टंकी पर बैठा हुआ देश, या ब्राजील जैसा खुशहाल उन्नत देश, या अब यूरोप के जो दूसरे देशों की तुलना करेंगे, श्रीलंका और पाकिस्तान के तो कहने ही क्या, जो बर्बादी के कगार पर खड़े हैं, वहां पर भारत धीरे धीरे अपनी समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि कुछ महंगाई बढ़ी है, लेकिन वो स्थिति भारत अभी तक लाने नहीं दिया कि जो स्थिति पाकिस्तान की है, जहां साहब आप रुपए देकर भी आपको सामान नहीं मिलेगा। श्रीलंका में तो पूरी तरह से एक क्रांति आ गई कि जन सैलाब उमड़ पड़ा है, विरोध में लोग सड़क पर उतर आए हैं, कानून व्यवस्था भंग हो गई है। और वेनेजुएला की बात किया मैंने, ब्राजील की बात किया, लैटिन अमेरिका के दूसरे देशों के आप हालात देखेंगे तो भारत में हालत उस चिंताजनक नहीं है। महंगाई बढ़ी है, लेकिन धीरे धीरे, जो आपने कहा ना कि आशा के शब्द, तो बिल्कुल आशा रखिए, धैर्य रखिए। महंगाई पर जैसे जैसे, और भगवान की दया से भी अतिवृष्टि अनावृष्टि केवल उत्तर पूर्व की ओर है,
बाकी देश में नहीं है। जैसी नई फसल आएगी तो महंगाई की दर भी कम होगी और हमारी मोदी सरकार महंगाई से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। उनके पास पूरे शस्त्र है। अभी गेहूं का उन्होंने निर्यात बंद कर दिया है। ठीक है राजीव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। भारत की तरफ राजीव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। तिवारी जी, क्या कुछ कहना है आपका? राजीव जी तो यही कह रही हैं जो कोरोना के जो हालात थे वो अभूतपूर्व हालात थे और यही वजह है कि महंगाई आसमान छू रही है। तिवारी जी, पड़ोसी देशों का तुलना कर रहे हैं, ये इनकी व्यवस्था देखिए। अच्छे दिनों के वायदे कर सत्ता में कौन आया? महंगाई डायन के रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी आज कहां है? आज यूं तो मन की बात तो देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं, लेकिन जब देश में सबसे विकराल समस्या अगर महंगाई है तो महंगाई के शब्द पर वो एक बात नहीं करते। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि इनकी नीयत और इनकी नियति ही ठीक नहीं है। देश में क्रूड ऑयल के दाम के आधार पर पेट्रोलियम पदार्थ के दाम तय होते हैं सुमित जी, लेकिन वैश्विक स्तर पर भी हम क्रूड ऑयल के दाम देखें तो कोरोना काल की उन परिस्थितियों में जब पेट्रोल डीजल के आवश्यकता की खपत भी नहीं थी, तब भी पेट्रोल डीजल के दाम 100 के ऊपर। और आज ये दुर्भाग्य है देश का कि 365 रुपए का गैस आज 1100 रुपए में बिक रहा है, 65 रुपए का पेट्रोल आज 120 रुपए में बिक रहा है, 55 रुपए का डीजल आज 105 रुपए में बिक रहा है, 80 रुपए का खाद्य तेल आज 200 रुपए लीटर बिक रहा है। कृषि खाद डीएपी की बात करें तो जो 1200 रुपए कीमत थी वो 1900 रुपए बिक रहा है। हम कृषि प्रधान देश है, आज हर वर्ग को इन्होंने परेशान किया है। बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए, रोजगार का वादा उन्होंने किया, ऊपर से महंगाई की ये मार जब इस प्रकार से चल रही है तो ये कहते हैं कि श्रीलंका और बांग्लादेश से हम पाकिस्तान से अच्छी स्थिति में। तो ये भारत के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि केंद्र में बैठे मोदी जी की सरकार इस व्यवस्था के चलते आज उन्हें पड़ोसी देशों की उलाहना देने की आवश्यकता पड़ रही है। आपको बता दूं, यूक्रेन और रूस में युद्ध की स्थिति है, बावजूद इसके वहां खाद्य तेल की कीमत 205 रुपए लीटर है। लेकिन आज वही बात भारत में देखें तो हम उत्पादक देश हैं, बावजूद इसके हमें खाद्य तेल पाम ऑयल 200 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। ठीक है, ये कौन सी नीति है? ये कहते हैं। ठीक है तिवारी जी, आता हूं। तिवारी जी आपके पास आता हूं। तिवारी जी आपके पास आता हूं। राजीव जी, कोरोना की आपने बात करी तो कोरोना से पहले भी तो पेट्रोल महंगा हो रहा था, रसोई गैस महंगी हो रही थी, और आखिर कब तक हालात कब तक सुधरेंगे? आस लगाए बैठे हैं लोग, आप कहते हैं उम्मीद रखनी चाहिए। आखिर कब तक उम्मीद लगाए इंसान कि कब महंगाई कम होगी? सर देखिए, डिमांड और सप्लाई की भी बात है शर्मा जी। जब आप देखेंगे कि आज कोरोना काल के बाद जब स्थिति सामान्य हुई, जब डिमांड बहुत ज्यादा हो गई और सप्लाई का रुख जो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि 2 साल के बाद उत्पादक जितने भी हमारे कारखाने थे, कल कारखाने थे या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर थे, उसको चैनलाइज होने में थोड़ा समय लग गया। तो उस समय की वजह से डिमांड और उसकी जो चैन थी उस चैन में थोड़ी सी रुकावट आई। लेकिन जैसे जैसे अभी देखिए पूरा विश्व हमसे, जो बड़े बड़े देश हमसे गेहूं मांग रहे हैं, हम गेहूं नहीं दे रहे क्योंकि हमें अपनी आवश्यकता की पूरी करनी है। हम चावल भेज रहे हैं, हम दूसरे देशों में भी चावल भेज रहे हैं और धीरे धीरे यह स्थिति कम होगी। जब नया फसल आएगा जुलाई के बाद से निश्चित रूप से महंगाई कम होगी। लेकिन मुझे विश्वास है और हमें गर्व करना चाहिए कि आप देखेंगे कि यूरोप के बड़े बड़े देश, अमेरिका के बड़े बड़े जो सब कॉन्टिनेंटल देश हैं, वहां पे हालात अच्छे नहीं है, वहां तो पैसे देने पर भी सामान उपलब्ध नहीं है। उसकी तुलना में हम अगर थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है लेकिन हम स्वाभिमान के साथ सर ऊंचे करके खड़े हो रहे हैं। हम दूसरे देशों को निर्यात दे रहे हैं, हम बैटरी के ऊपर काम कर रहे हैं, हम सोलर एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरे देश में कोल संकट है। राजीव जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के जेल भरो आंदोलन को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। पहले वो सुन लेते क्या कुछ कहना है उनका। जनता पार्टी को आंदोलन करना चाहिए महंगाई के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन करना चाहिए कि रेल बंद हो गया, यहाँ पैसेंजर ट्रेन बंद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन करना चाहिए भाई कोयला पूर्ति भारत सरकार नहीं कर पा रही है, जिसके कारण पैसेंजर ट्रेन बंद करना पड़ रहा है। आज पावर सेक्टर के अलावा दूसरे जो सेक्टर में जो कोयले की आवश्यकता पड़ती है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण से स्थिति हो रही है। इसके बारे में आंदोलन क्यों नहीं करते हो? सुना राजीव जी आपने, सीएम भूपेश बघेल का यही कहना है कि जो आप प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन को लेकर बीजेपी का जेल भरो आंदोलन था, वो कहीं ना कहीं महंगाई के खिलाफ होना चाहिए, जो कोयले की आपूर्ति है उसके लिए होना चाहिए, जो ट्रेनें बंद हो गई हैं उसके लिए होना चाहिए। जी जी जी,
हाँ जी जी शर्मा जी, मैं कहूंगा भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि महंगाई के खिलाफ आंदोलन, अरे महंगाई तो यूपीए 1 और यूपीए 2 में सर चढ़कर बोल रही थी। आज विश्व की विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी भारत खड़ा है, संभला है और विकास की ओर अग्रसर है। वो हमारे मोदी जी की कार्य प्रणाली की वजह से, सफल आर्थिक नीति की वजह से। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो सोचनीय है। पूरे विश्व में अगर कहीं कानून की भयावह स्थिति है तो वो छत्तीसगढ़ में है। जब आप निकलेंगे तो आपको पता नहीं कि आप अपने घर पहुंचेंगे कि नहीं। कोई सरेरा आपको छुरा मार देगा, कोई आपकी जिंदगी भर की कमाई लूट कर चला जाएगा और उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो भूपेश बघेल जी को चाहिए कि पहले छत्तीसगढ़ की अपराध पे नियंत्रण करे। भूपेश बघेल जी को चाहिए कि यहां पर जो जमाखोरी हो रही है उस पर नियंत्रण करे। तो वो बाद में जो आंदोलन अगर उनका रहता तो आज देश भर में कोई ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, कोई आंदोलन नहीं हुआ, क्योंकि जनता जानती है कि आज रूस। ठीक है राजीव जी, मैं महंगाई की बात कर रहा हूं, आप कानून पर आ गए। सर मैं लौटता हूं आपके पास, मैं लौटता हूं। तिवारी जी, कहीं ना कहीं ये तो है कि कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में पहली बार ऐसी आई। रूस यूक्रेन का मामला भी चल रहा है जिससे क्रूड ऑयल काफी महंगा हो गया है। तो इन हालातों के बीच महंगाई बढ़ना लाजमी भी है और कहीं ना कहीं सरकार अगर आपकी भी होती तो हालात तो काफी गंभीर हैं ही देश के। क्या कहेंगे आप? देखिए मैं सुमित जी, मैं स्पष्ट रूप से आपकी बात को जवाब जरूर दूंगा, लेकिन साथी प्रवक्ता जो राज्य के विषय पर कह रहे थे, मैं एक लाइन की बात उसमें कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भ्रम, झूठ और गुमराह की राजनीति कर रही है और उसको प्रदेश की जनता देख भी गई। आज इनकी व्यवस्था देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये मांग और पूर्ति की बात कर रहे हैं, ये अर्थशास्त्र, खपत, उत्पादन और उपयोगिता की बात कर रहे हैं। यही प्रधानमंत्री जी जब भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष में होकर सवाल किया करते थे कि अगर रुपये का दाम घटता है तो प्रधानमंत्री की सांस गिरती है। आज रुपये की क्या स्थिति है? आज प्रधानमंत्री की सांस क्यों नहीं गिरी? 56 इंच सीने के प्रधानमंत्री होने का दावा ये करते हैं और ये सहारा लेते हैं बांग्लादेश और श्रीलंका का। आज महंगाई का कारण अगर कोई है तो इनकी नीतियां हैं, इनकी जो सोच है, इनके विचार है। भारत की जनता इतनी ब्राजील भी स्थिति में आ चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ इनको सिर्फ बहाने की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं कि मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, जो जन की बात नहीं करते। आज विकराल समस्या देश में महंगाई है, पग पग में महंगाई है। आटे से लेकर गेहूं से लेकर तेल से लेकर सब्जियों से लेकर हर चीज में आंख लटेरे हुए हैं। लेकिन यही वो भारतीय जनता पार्टी जो डायन के सभी रिश्तेदार हुआ करते थे, आज इनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं। देश की जनता इन बात को देख रही है, ये कह रहे हैं बिल्कुल ताले नहीं है, गर्व है कि देश को अच्छे दिशा की ओर ले जा रहे हैं। बड़े घराने के करोड़ों रुपए बैंक से माफ कर, पूरी जनता हमारे साथ है। कोई बड़ा आंदोलन बता दीजिए विपक्ष का पूरे देश भर में महंगाई को लेकर। अच्छा राजीव जी मेरा एक सवाल है, छोटा सवाल है। राजीव जी मेरा एक छोटा सवाल है। राजीव जी मेरा एक छोटा सवाल आपसे है कि जनता ये कहती है, लोग ये कहते हैं कि जब चुनाव आते हैं तब महंगाई थोड़ी कम हो जाती है, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो या गैस के दाम हो। तो जनता यही कहती है कि जो चुनाव 5 साल में होते हैं वो हर साल होने चाहिए क्योंकि थोड़ी सी राहत उनको महंगाई से मिल जाती है। राजीव जी नहीं, देखिए ये ऐसा कोइंसिडेंस है कि नहीं शर्मा जी, ऐसा कोइंसिडेंस है कि जब क्रूड ऑयल आ जाते हैं हमारे पास विभिन्न देशों से तो वो अपने आप ऐसा होता है कि पेट्रोल की कीमत तय करने वाले हम नहीं होते हैं, वो हमारा संगठन बना हुआ है, पूरे देशव्यापी संगठन जो पारदर्शी है। जब रूस से आ जाता है, वेनेजुएला से आ जाता है और अमेरिका से आ जाता है, अरब देशों से आ जाता है तो अपने आप रेट कम हो जाते हैं। फिर जब उसमें सर्किट लग जाता है या जब उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के टैक्सेस लगते हैं या जब उसके भुगतान के ऊपर कोई बात होती है, ईरान से जैसे आ रहा था बहुत निर्बाध रूप से, वो उसमें कमी आ गई है। तो ये देखिए, ये तो जैसे मैंने कहा डिमांड और सप्लाई, और अभी मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन जो रुपए का चल रहा है वो देश काल वातावरण पूरा विश्व जानता है आज क्या वातावरण है। चाहे हम वेनेजुएला की बात कर ले, मिस्र की बात कर ले, यूनान की बात कर ले, बाकी यूरोपीय देशों के, आज अमेरिका खुद अछूता नहीं है महंगाई के मार से। तो ये जनता जानती है कि अभी जो परिस्थिति चल रही है, हाहाकार है, विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां विपरीत है राजीव जी, लेकिन महंगाई से जनता को राहत देना भी कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, सतना से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर बेकाबू यात्री बस पलट गई है। 12 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। 5 गंभीर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। अमरपाटन से रामपुर बाघेलान जा रही थी बस। असरार गांव के पास की घटना। इस वक्त की बड़ी खबर सतना से जहां पर बेकाबू यात्री बस पलट गई। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं हादसे की। 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। 5 गंभीर घायल हैं जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती किया गया।
वहीं इंदौर शहर के 2 थानों के थाना प्रभारियों ने एक दूसरे को बड़ा चैलेंज दे दिया। दोनों ही टीआई फिटनेस को लेकर काफी फिक्रमंद हैं। ऐसे में जब एक्सरसाइज के दौरान अचानक दोनों मिले तो एक दूसरे को दौड़ में हराने का चैलेंज दिया और उसका वीडियो भी सामने आया है। देखिए फिर क्या था। एक ने वर्दी में तो दूसरे ने ट्रैक सूट में दौड़ लगा दी। तो इसी के साथ ही 5 की आज में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।